हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे एफले इंडिया लिमिटेड की। एफले इंडिया लिमिटेड के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल करके किसी और स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर जाना चाहिए। तो स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के फाइनेंशियल्स, इसका जो ये चार्ट है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये चार्ट भी, प्लस कंपनी की कॉन कॉल है लेटेस्ट जो एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने पूरी स्टडी करी है और मैं इस कॉन कॉल के सारे की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी ने जो भी शेयर करे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों को कंपनी का प्रोडक्ट नहीं पता कंपनी क्या करती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है कंपनी का, बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट रन करती है, एडवर्टीजमेंट रन करने वाले प्लेटफॉर्म्स बनाती है, डेवलप करती है उन्हें। ठीक है, आप स्विगी जोमेटो के एडवर्टीजमेंट देखते हैं अपने सेलफोन में, मिंत्रा की ऐड देखती हैं, बहुत सारे हर एक चीज़ की ऐड आती है यूट्यूब के ऊपर, प्लस हमें नोटिफिकेशंस आते हैं ऐड के, जो भी कंपनीज के होते हैं। और इनका एक रेवेन्यू मॉडल है जिसको ये सीपीसीयू कहते हैं, दैट इज कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। तो इसका क्लियर मीनिंग ये है, जो कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहा है, जब वो क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उस कंपनी का जो ऐड दे रही है उसका कस्टमर बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है, तब एफले इंडिया को उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ कमीशन मिलती है। तो ये एक इनका बिजनेस मॉडल है जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट किया है पास्ट में। और बाकी के इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनीज को सेल करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स को, और उसके ज़रिए इनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। ये एक मिड कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ का इनका करंट का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 58.5 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मेरे को। ठीक है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है कंपनी की। ROCE 20.2% का है, ROE 18.5% का है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, प्लेज परसेंटेज 0 है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर को प्लेज नहीं किया हुआ। डेट टू इक्विटी 0.07 है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, 1% से कम की डेट है कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो 2020, 21 और 22 में काफ़ी सॉलिड ग्रोथ करी थी, मतलब 33% की ग्रोथ यहाँ करी, फिर 54% करी और फिर 109% की ग्रोथ करी। तो इनकी जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी सॉलिड ग्रो की है पिछले 3 सालों के अंदर। और इस बार जो इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 जो क्लोज किया है, उसके अंदर 32.57% की इन्होंने ग्रोथ करी। तो ग्रोथ कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन ग्रोथ बेसिकली जो स्टॉक प्राइस है उसके एंगल से थोड़ा सा कम लगती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर गया था, वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो यही उम्मीद करता है कि आने वाले सालों में कंपनी जो है 54% या 109% के साथ ग्रो करेगी, बट वो ग्रोथ इन्होंने नहीं करी। उसी एंगल से इनका स्टॉक पी भी काफ़ी ज़्यादा है, 58 तक वो चला गया था। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई पी देखेंगे तो 163 का है, क्योंकि जो कंपनी 100% से ग्रो करेगी, ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि वो जल्दी पैसा बना लेगी, बट वैसा हुआ नहीं। ठीक है, जो इनका रेवेन्यू है वो 32% से ग्रो किया, और साथ साथ में इनके एक्सपेंसेस भी अच्छे बढ़े। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सपेंसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं। फोकस किया जाए अगर इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर तो वो डिसेंट है, 135 करोड़, 215 अभी 245 करोड़। तो लगभग 20% का जो ग्रोथ है इनका वो प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 100% 50% से ग्रो करने वाली कंपनी 32% पे क्यों आई, हम वो आगे इनकी कॉन कॉल में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले इनकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, रिजर्व्स हेल्दी हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप 5 साल के अंदर देखेंगे तो जो इनकी रिजर्व्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो करे हैं, 1400 करोड़ पर हैं अभी। बोरिंग्स की बात करें तो 106 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, बहुत ज़्यादा बोरिंग्स इनके ऊपर नहीं है कंपेयर टू देयर रिजर्व्स। इनके फिक्स एसेट्स सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए हैं, वो भी 834 करोड़ के हैं अभी करंट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की इनके। और अगर इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 59.89% का स्टेक है, FI और DI के पास टोटल स्टेक जो है लगभग 23.5% है, पब्लिक के पास 16.52 है, जिसमें से 3% का स्टेक मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड के पास है। तो नेट पब्लिक के पास जो स्टेक बचता है वो 13.5% का बचता है। तो कहने का मतलब ये है, पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक है, मोस्टली स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक के अंदर, अच्छी बात ये है। ठीक है, तो इनके फाइनेंशियल्स मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं। 30% की ग्रोथ भी कोई पुअर ग्रोथ नहीं है, बस कंपैरिजन के अंदर अगर आप पीछे देखोगे तो वो लगता है कि हाँ यहाँ कम है, बट नेट 32% की ग्रोथ बहुत एक हेल्दी ग्रोथ है। अब बात करते हैं कंपनी की कॉन कॉल की, और ये इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल है जो इनके एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इनके जो CEO हैं अनुज खन्ना सोहम, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किया है। तो डायरेक्टली बात करते हैं मैक्रो हेडविंड्स की, और जो मैक्रो हेडविंड्स कंपनी ने बताए हैं उसके अंदर Q4 के अंदर जो इनको फ्यू वर्टिकल्स है, फिनटेक और एंटरटेनमेंट, उसमें काफ़ी इंपैक्ट रहा। ठीक है, डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर, डेवलप्ड मार्केट्स में आपको पता ही है जैसे कि
यूएस, यूके ऐसी कंट्रीज आती हैं और उसके अंदर आपको पता है एसवीबी कोलैप्स हुआ, हाई इंटरेस्ट रेट था, ठीक है। कंपनीज का फोकस होता है अपने खर्चों को कम करके अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने का, और जब खर्चा कम करना होता है सबसे पहले वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट स्पेंड कम करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है कंपनी का वो एडवर्टीजमेंट पे हो रहा होता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को पिच करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये है कस्टमर को ऐड दिखा दिखा करके प्रोडक्ट को बेचो और बाद में कस्टमर को होल्ड करो ताकि वो दूसरा प्रोडक्ट भी बाय करे, लेकिन उसको बार बार ऐड दिखाना पड़ता है। तो ऐड दिखाने के पैसे लगते हैं और वही पैसा फिर कंपनी को अपनी कॉस्ट से देना पड़ता है। तो ये एक इम्पैक्ट था और कंपनी ने उस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने अपने बजट को कम किया, और बजट कम करने की वजह से एफले इंडिया जैसी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया, मतलब इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जिससे इनका बिजनेस आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इम्पैक्टेड ना रहे। तो कंपनी की कोशिश है अपने करंट प्रोडक्ट्स को अपसेल और क्रॉस सेल करने की, अपने करंट क्लाइंट्स को, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं उनको इनके बाकी के प्रोडक्ट्स सेल किए जाएं या नए प्रोडक्ट्स और सेल किए जाएं, और उसके लिए इन्होंने जो इनकी टीम्स हैं उनको अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दिए जो एग्जिस्टिंग इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। ऑफकोर्स इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है, एक इंसेंटिव होता है, तो एम्प्लॉय और ज़्यादा फोकस करता है। तो ये यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरी चीज़, जो इनके सीईओ हैं वो डायरेक्टली इस सेगमेंट को लीड कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली उनका फोकस है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया यहाँ पर ये है कि जो इनकी मल्टी ईयर डील्स कर रहे हैं ये लोग अपने क्लाइंट्स के साथ में, प्लेटफॉर्म लॉक-इन्स एंड मल्टी ईयर डील करने से बेनिफिट ये है कि जो क्लाइंट है वो लंबे सालों के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो एक रेवेन्यू थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। इनका एक प्लेटफॉर्म है जो ये कनेक्टेड टीवी के नाम से है। कनेक्टेड टीवी का मतलब ये होता है बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट आजकल हम लोग टेलीविजन में देखते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या बाकी चैनल्स के ऊपर, उसके अलावा अब जो हम टीवी के अंदर जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन देखते हैं, वहाँ पे हमको ऐड रन होते हैं, ठीक है। उस ऐड को दिखाने के लिए कुछ पैसा कंपनी पे करेगी जो उनके क्लाइंट्स होंगे। तो वही एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया कनेक्टेड टीवी के नाम से, और उसमें भी सीपीसीयू मॉडल इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो उसका जो बेनिफिट है हमें इनके रेवेन्यू के अंदर Q2 के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनको, एप्पल iOS स्कैन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है जो कि सक्सेसफुली रोल आउट हो गया है एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर, और वो किस तरीके से देखो इनको आगे रेवेन्यू करता है Q2 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। प्लस इन्होंने ये भी बताया कि जो एप्पल वाला इनका प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन्स काफ़ी हेल्दी होंगे, उसमें सीपीसीयू ये लोग एक्सपेंसिव चार्ज करेंगे क्योंकि वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो वो इनके नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा Q1 का रिजल्ट इनका आने वाला है अभी कुछ दिनों में, ठीक है, वो रिजल्ट प्लस Q2 का रिजल्ट जो आएगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने वाला। लेकिन Q1 के रिजल्ट में काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने यहाँ बताया वो ये है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान जो उन्होंने किया था, रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्लान्स को। रिकैलिब्रेट करने का मतलब ये है जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बिल्ड करी थी, जो प्लानिंग इन्होंने करी थी, उसको वापस से चेक कर रहे हैं, और जो इनके हाई ग्रोथ वर्टिकल्स हैं उस पर इनका फोकस है। जैसे कि गेमिंग सेक्टर में इनको लगता है अच्छी ग्रोथ है, तो गेमिंग सेक्टर जो है इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करता है, और इनकी कोशिश है उसको डबलिंग डाउन, मतलब 20% तक लेके जाने की, क्योंकि इनके बाकी के जो कंपटीशन है ना मार्केट के अंदर, उनका इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 50%, 100%, 80% तक वो लोग रेवेन्यू करते हैं गेमिंग से। तो इसीलिए ये लोग पुश कर रहे हैं गेमिंग के अंदर, इनकी कोशिश है कि उस रेवेन्यू को डबल किया जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। और बाकी के जो इनके की क्लाइंट्स हैं वो ई कॉमर्स से आते हैं, एडटेक, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस एंड बैंकिंग, एफएमसीजी, फूड टेक, गेमिंग, हेल्थ टेक एंड रिटेल। और ये सभी सेक्टर जो है ना इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। आपको पता है स्विगी जोमेटो काफ़ी ग्रोइंग है, मतलब फूड इंडस्ट्री जो है, गेमिंग काफ़ी ग्रोइंग है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। ऑफकोर्स पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी लोग हेल्थ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे अब दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू हुई है, प्लस काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं जिसके अंदर हम लोग अपने ब्लड टेस्ट वगैरह बुक कर देते हैं तो वो लोग ब्लड आकर घर से ले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन होती जा रही हैं, ठीक है। एडटेक इंडस्ट्री जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होने लगी हैं। तो नेट कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर एमर्जिंग हैं, इंडिया में ग्रो कर रही हैं। जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे ये सब सेक्टर्स ग्रो करेंगे, और ये सेक्टर ग्रो करेंगे तो ऑफकोर्स इनको खर्चा करना होगा क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए। एडवर्टाइजिंग करेंगे तो एफले जैसी कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो नेट सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में, और सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ प्ले आउट होगा वो होगा इंडिया की पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ के साथ, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी तो कोई खर्चा करेगा। जब इनकम बढ़ेगी नहीं तो ये लोग बेचेंगे किसको, और बेचेंगे नहीं तो फिर एडवर्टाइजमेंट किस बात का। तो नेट पर कैपिटल जीडीपी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूँ।
और यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि इमर्जिंग नेशंस और यूएस यूके के अंदर किस तरीके का डिक्लाइन है, किस क्वांटम का डिक्लाइन है, वापस ट्रैक पे कैसे आएगा। तो कंपनी ने यही बताया कि काफ़ी अच्छे टेलविंड्स हैं इमर्जिंग मार्केट्स में और डेवलप्ड मार्केट्स में भी। ठीक है, अभी जो इम्पैक्ट है एंटरटेनमेंट और फिनटेक के ऊपर वो तो है ही, लेकिन मैक्रो ट्रेंड्स को देखते हुए ये डिमांड वापस आएगी Q2 तक। प्लस चाइना का एडवर्टाइजिंग स्पेंड है ओवरऑल 80% तक पहुंच गया है, मतलब वो एक डेवलप्ड मार्केट है। यूएस यूरोप के अंदर 65 to 75% तक हो गया है, और इंडिया, अफ्रीका, लैटाम, ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर अभी जो स्पेंड है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो नेट नेट जो ओवरऑल ग्रोथ है आने वाले सालों के अंदर जो क्वार्टर्स हैं उनमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो कंपनी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इनकी इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट के रिलेटेड प्लस एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के रिलेटेड। तो कंपनी ने यही बोला जो माइंडसेट है प्रोमोटर्स का वो भी ग्रोथ के रिगार्डिंग है, इनका क्लियर फोकस अभी ग्रोथ की तरफ है। तो इसीलिए ये लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट के अंदर, क्योंकि इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं आगे ग्रो करने में। और इनका जो फोकस है वो एक क्वार्टर या एक साल के ऊपर नहीं है, इनका जो फोकस है आने वाले 7 से 10 सालों पर है, क्योंकि कंपनी का जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इससे मैनेजमेंट का विजन मालूम पड़ता है। कंपनी 7 साल के आगे सोचिए 2030 तक इनको किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से इनको अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है। अगर ये आज खर्चा कर रहे हैं तो उसकी चिंता ना करते हुए, क्योंकि वो इनको ग्रोथ में आने वाले सालों के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैनेजमेंट का जो विजन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि जो प्रमोटर होता है ना वही कंपनी को बनाता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो ना, प्रमोटर स्ट्रांग हो, तो वो बैलेंस शीट को चेंज कर देता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और प्रमोटर का विजन ठीक ना हो, प्रमोटर अच्छा काम ना करे, तो पूरी बैलेंस शीट को खराब भी कर देता है। तो यहाँ पर एफले के पॉइंट में मुझे जो इनके प्रमोटर है वो काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं, उनका जो विजन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना चाहिए यहाँ पे। तो नेट नेट यही है पूरी कॉन कॉल, और कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए किस तरीके से ये अपने सभी सेगमेंट्स के अंदर फोकस कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को जो करंट हेडविंड्स हैं उसके अंदर क्रॉस सेल एंड अपसेल अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को करने के लिए किस तरीके से मल्टी ईयर डील कर रहे हैं, किस तरीके से iOS इन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, CTV प्लेटफॉर्म इन्होंने नया डेवलप किया है, तो Q2 तक उसके नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो नेट नेट कंपनी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगती है। इनके जो अभी हेडविंड्स हैं आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे करके वापस ट्रैक पे आ जाएगी इनकी डिमांड। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आने वाले इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब ये है जो इनके क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे करके खुद ग्रो करेंगे, तो ये लोग भी ग्रो करेंगे, क्योंकि CPCU मॉडल क्लियरली बोलता है आपका प्रोडक्ट अगर बिकेगा, आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा तो आप हमें पे करना, अदरवाइज मत पे करना। तो उस एंगल से इनकी डिमांड जो है, इनका जो रेवेन्यू आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक डिसेंट ग्रोथ के साथ बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी ने एक नंबर आई थिंक बताया 25% तक का, 20-25% तक का, जो कि कंजर्वेटिव है। ठीक है, जो मैनेजमेंट बोल रहा है हम उसी के साथ चलेंगे। तो अब इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकल्स में अगर बात करें तो मैंने देखो 2 लाइन्स ड्रॉ करी हुई हैं। ठीक है, एक 1271 के लेवल पे है और एक लाइन जो है वो 879 पर है। तो ये स्टॉक की रेंज है। स्टॉक जो है पिछले 2 सालों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक देखें आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसने रेंज टच करी 1271 की, फिर स्टॉक नीचे आया वापस से 880 के लेवल पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे से देखो इस रेंज को यहाँ सपोर्ट इसने बनाया स्ट्रॉन्ग, इसने यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इसने वापस से सपोर्ट टच किया, फिर स्टॉक ऊपर गया। तो ये जो लाइन है ना 880 की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे ज़्यादा स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखता नहीं। अगर मार्केट में दोबारा सेंटिमेंट्स कुछ ख़राब हुए, स्टॉक में कुछ रिजल्ट ख़राब हुआ, तो मुझे लगता है स्टॉक इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑफकोर्स कोई बहुत ज़्यादा अगर न्यूज़ इसका रिजल्ट खराब होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो स्टॉक ऑफकोर्स इसको ब्रेक कर देगा। बट करंट सिनेरियो को देखते हुए 880 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्टॉक यहाँ से मूव करके ऊपर जाएगा तो यहाँ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑफकोर्स को ब्रेक करके निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पोजीशंस बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आपको यहाँ बाय सेल करने की। ठीक है, जिन लोगों ने स्टॉक बाय किया हुआ है मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, जैसे हमने सारे पॉइंट पीछे डिस्कस किए, उन सबको कंसिडर करते हुए तो लॉन्ग टर्म विजन को देखो आप। बेशक 2 साल में आपने यहाँ कुछ पैसा नहीं बनाया, जिन्होंने यहाँ बाय किया हुआ जो फंसे होंगे यहाँ पर, फंसा हुआ इसलिए कह रहा है क्योंकि रिटर्न्स नहीं बने 2 सालों में। ठीक है, तो 2 साल देखो बेयर रन था, फिर भी देखो स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं गया, एक डिसेंट लेवल पर रुक गया। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने इतना वेट किया तो आपको और होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बेशक अभी आने वाले 3 महीने 6 महीने हो सकता है ना चले, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा है ना क्वार्टर्स का, तो आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। स्टॉक बहुत फिर तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि आपने देख ही लिया जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो ये स्टॉक सिग्निफिकेंटली ऊपर जाता है। ठीक है, तो उस एंगल से आपको इस कंपनी को देखना चाहिए। ये एक मल्टी बैगर रिटर्न्स पास्ट में इसने बनाए हैं, अगर रिजल्ट इसके आगे अच्छे आते गए तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मल्टी बैगर होगा नहीं होगा वो तो पता लगेगा, बट जिस हिसाब से इसका मार्केट है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, वो देखते हुए स्टॉक डिसेंटली परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा।
ठीक है, तो लोगों को होल्ड करना चाहिए और किसी को फ्रेश पोजीशन अगर बनानी भी है तो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, आपका डिसीजन खुद होगा। वो लेवल्स यहीं से अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप सोचो कि स्टॉक और नीचे आ जाए मैं तब लूँगा, तो हो सकता है स्टॉक नीचे ना आए, आपको ना मौका दे, यहीं से ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट अभी बुल रन फेज़ में है। तो अच्छी परफॉर्मेंस है, प्लस इसका रिजल्ट आने वाला है 5 तारीख को, और रिजल्ट अगर सॉलिड आया तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ पोजीशंस नहीं बनाओगे, तो आप जितना भी आपको पोजीशन बनाने का एक आपका पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज है, आप उसमें स्टैगर्ड वे में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में यहाँ से बाय कर लो। नीचे आए फिर थोड़ा एवरेज कर लो, फिर थोड़ा नीचे आए फिर थोड़ा एवरेज कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आपको लगता है कि नीचे आएगा तो इससे नीचे नहीं आएगा, और यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बना लिया है पिछले, अगर आप देखेंगे जून में, और यहाँ पे 1025 के लेवल से नीचे नहीं आता है स्टॉक। तो यहीं पे एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे इसने एक बना लिया है अंदर ही, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये सपोर्ट अच्छा परफॉर्म करे यहाँ पर, मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे वापस से स्टॉक आए और टच करके ऊपर निकल जाए। तो नेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसमें पोजीशन बनाओ, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ना बनाओ। शॉर्ट टर्म में तो आपको हो सकता है ये मतलब 1270-80 का लेवल दिखाए, वापस से नीचे ले आए। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का होगा, कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल का, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट 2030 को एज अ विजन लेके चल रहा है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, शॉर्ट टर्म वाली कंपनी नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो आप यहाँ छोटा सा स्विंग करोगे एक, ठीक है, और बस वहीं से आपका ये स्टॉक हो सकता है वहाँ से रिवर्स कर जाए, हो सकता है वहाँ से ऊपर भी निकल जाए, ठीक है। कितना परसेंटेज है ये? 20%, ठीक है। आप 20% या तो यहाँ से यहाँ बना लो, या फिर लॉन्ग टर्म 40% भी है इसके अंदर एक अपसाइड। और डाउन साइड देखेंगे तो डाउन साइड जो है लगभग 15% के आसपास है। और चार्ट में से ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसा कोई इसमें पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता सकूँ कि नहीं एक पैटर्न है, आप यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट लेगा, ऐसा कोई पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा है। रेंज बाउंड है, यहाँ पे टच करेगा, आपने तब देखना है कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। यहाँ से निकलेगा तो अच्छी बात है। प्लस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है अपने टोटल डीएमए में, ठीक है। अगर यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा तो स्टॉक हो सकता है तेजी बनाए, बट इसका रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है तब तक 5 तारीख तक आप थोड़ा इसमें वेट करो, रिजल्ट को भी देखो, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नेट यही है पूरा एनालिसिस एफले इंडिया का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका कॉन्ट्रा व्यू हो, सपोर्टिंग व्यू हो स्टॉक में, जो भी आपको व्यू लगता है वो भी जरूर कॉमेंट में लिखें, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर और भी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने डिटेल में एनालिसिस करके मैंने अपलोड करी हुई हैं, जिन पर मैंने फंडामेंटल डिस्कशंस करे हुए हैं। फंडामेंटल्स जैसे आपको पता है लॉन्ग टर्म के अंदर सेम रहते हैं, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो ये वीडियोस आप जरूर कंसिडर करें अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बना चुके हैं या बना रहे हैं। प्लस वो स्टॉक्स भी हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करे हुए हैं, आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।